चलिए, कल हमने जो लास्ट क्लास था उसमें वेतन अवकाश ग्रहण से आय डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए, वेतन अवकाश ग्रहण है ना, वेतन शीर्षक की आय में अवकाश ग्रहण, इसके बारे में हमने बात किए थे। रूल रेगुलेशन पूरा हमने कर लिया। अवकाश ग्रहण करने के समय जो प्राप्तियां हैं, इसमें आपका पेंशन है, एक मुश्त पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, अर्जित अवकाश है, छटनी के कारण से या शैक्षिक सेवानिवृत्ति है, या फिर सेवानिवृत्ति के बाद, है ना। तो इसमें हमने ग्रेच्युटी इसके बारे में बात की थी, ठीक है। पेंशन का हो गया था क्या? కట్టుకాలం అంటే नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ग्रेच्युटी हो गई। ग्रेच्युटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये बताएं या एक साल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊं क्वेश्चन। सवाल किसी की माइक बंद है, माइक बंद रखेंगे। ठीक है, दूसरा आता है पेंशन। ये पेंशन की एक मुश्त राशि, कल हमने ग्रेच्युटी की बात की थी, पेंशन के बारे में बात करते हैं। पेंशन पेंशन के अंतर्गत तो अवकाश ग्रहण करने के पश्चात, ठीक है, या किसी कारणवश छटनी के कारण किसी हो जाती है, या उसकी निर्धारित आयु पूरी हो जाने पर सेवा समाप्ति के पश्चात वह अवकाश ग्रहण करता है, तो उसकी सेवा के में, यानी कि उसकी जो सेवा अवधि होती है, सर्विस जो होता है, सर्विस के दौरान उसको पेंशन जो मिलती है, ठीक है, तो पेंशन मासिक भी मिलती है और एक मुश्त भी मिलता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद सामान्यतः मंथली जो पेंशन मिलता है, ये सभी प्रकार के कर्मचारियों को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, तो ये पूर्णतः कर योग्य होता है। जबकि कंप्यूटेड जो सैलरी होती है आपकी, तो पेंशन होता है, वह एक मुश्त, तो पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त होती है, ये धारा 10(a) के अंतर्गत। इसमें सरकारी कर्मचारी की दशा में और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में, इन दोनों ही स्थितियों पर उनके फीस अलग अलग हो जाते हैं। सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्थानीय सत्ता, ये दोनों के कर्मचारियों की दशा में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या स्थानीय जो शासन है, केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित कोई नियम है, इसमें पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि ये पूर्णतः कर मुक्त होता है। और ऐसे केंद्रीय
सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004, पॉइंट नोट कर लेंगे, 1 जनवरी 2004 या इसके बाद सेवा में आए हैं, उनके लिए प्राप्त एकमुश्त पेंशन की राशि कर योग्य होती है। 1 जनवरी 2004 के पहले का कर मुक्त होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम आते हैं, जो अन्य कर्मचारी हैं यानी कि गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में, तो यदि कर्मचारी को ग्रेजुएटी की राशि मिलती है तो वो साधारणतः संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके 1/3 भाग की एक मुश्त राशि कम्युनिटेड वैल्यू होता है, और दूसरा अन्य किसी दशा में उनकी पेंशन के आधे भाग की एक मुश्त राशि होगी। ठीक है। यानी कि यदि कर्मचारी को एक मुश्त पेंशन के साथ ग्रेजुएटी भी मिलती है तो पूर्ण एक मुश्त पेंशन का 1/3, ठीक है, कर मुक्त होगा, और शेष राशि पर यानी प्राप्त पेंशन में से कर मुक्त पेंशन घटाने के बाद बाकी कर योग्य होगी। यदि कर्मचारी को एक मुश्त पेंशन के साथ ग्रेजुएटी नहीं मिलती है तो स्वीकृत पेंशन पूर्ण एक मुश्त पेंशन का 1/9 भाग यानी 50%, और बाकी जो शेष बचेगा वो एक मुश्त पेंशन में से कर मुक्त पेंशन घटाने के बाद कर योग्य होगी। दूसरा हमने बात किया था अर्जित अवकाश के लिए। अर्जित अवकाश का आपको मैंने बता दिया था। तो इस तरीके से ये जो नेक्स्ट आपका है यहाँ पेंशन क्या होगा, अर्जित अवकाश, इस बारे में हमने चर्चा की, तो फिर से आज रिपीट कर दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। सेवानिवृत्ति के समय जितना अर्जित अवकाश हो उसके बदले में कर्मचारी को जो नगद राशि प्राप्त होती है, तो सरकारी कर्मचारी की दशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कर्मचारी होते हैं उनको अवकाश ग्रहण करते समय अर्जित अवकाश के बदले में जो व्यक्तिगत राशि मिलती है वो पूर्ण राशि कर मुक्त होता है, चाहे वह सेवा निवृत्ति आयु की सीमा को पूर्ण करता हो या ना करता हो, या सर्विस रिजाइन कर देता हो। तो सरकारी कर्मचारी की दशा में क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कर नहीं लगेगा। लेकिन गैर सरकारी कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में अर्जित अवकाश के वेतन की प्राप्त राशि ये आप नोट करते चले जाएंगे। अर्जित अवकाश के लिए पेंशन, अर्जित अवकाश, छुट्टी, ठीक है, अर्नड लीव, अर्नड लीव, अर्जित अवकाश मतलब अर्नड लीव, ठीक है। ये है आपका अंडर सेक्शन 10 इसके अंतर्गत इसको परिभाषित कीजिए। पहले तो ये होगा कि सरकारी जो कर्मचारी है ये उनका क्या हो जाएगा, कर जो एक मुश्त राशि मिलती है, ठीक है। दूसरा गैर सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी होंगे तो उस समय का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर ध्यान देंगे अर्जित अवकाश जो है, अर्जित अवकाश के वेतन
वेतन की प्राप्त राशि। दूसरा, ये दिख रहा है पूरा यहाँ तक, क्लियर है। दूसरा देखेंगे अवधि का नियमानुसार वेतन, अर्जित अवकाश के समय, ठीक है, वो जो टाइम पीरियड अवधि का, ठीक है, नियमानुसार नियमानुसार वेतन, ठीक है, प्राप्त वेतन, ठीक, या 10 माह का वेतन, या अब ये 10 माह का वेतन क्या होगा, पिछले 10 माह के औसत वेतन के आधार पर, ठीक है, ये क्या होगा, औसत वेतन के आधार पर, औसत वेतन के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिकतम सीमा घोषित जो है, अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा कितनी है, कल हमने चर्चा किया था, इसमें कितनी है, किसी को मालूम है? 3 लाख रुपए, ठीक है, अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए। ये 4 मुख्य बिंदु आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चारों में जो कम होगा, कम, ठीक है, जो कम होगा, इन चारों में जो भी कम होगा वो कर मुक्त होगा, ठीक है। अर्जित अवकाश के लिए हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट हो गया ये, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? विजय लक्ष्मी, जगबंधु, क्या आपने इसको नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ये सब शॉर्ट नोट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इससे संबंधित अभी क्वेश्चन आएंगे तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए, और ये क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट पर आ जाएंगे आपके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 6वीं, के कारण, के कारण क्षतिपूर्ति, ठीक है। ये है आपका अंडर सेक्शन 10(10)(b), ये अपन कल चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति जो है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 या किसी अन्य अधिनियम या नियम या आदेश के अंतर्गत किसी श्रमिक की छटनी की जाती है, ठीक है, तो नियोक्ता से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि जो है, उसमें ये ध्यान रखना होगा, 1900 जो 6वीं अधिनियम है 1947, ठीक है, उसके अनुसार से गणना की गई राशि, गणना की गई राशि, ये कौन सा होगा, अधिनियम 1947 के अनुसार, ठीक है। ये 1947 कौन सा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ठीक। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा,
ठीक है। अधिसूचित राशि जो है केंद्र सरकार, केंद्रीय, ठीक है, ये कितना है ये आपका अधिसूचित राशि 5 लाख रुपए। ठीक। तीसरा वास्तविक प्राप्त राशि, वास्तविक क्षतिपूर्ति राशि, ठीक है। इन तीनों में जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, कर मुक्त। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि की गणना जो है वो मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिए अलग से होगी, अर्थात निरंतर सेवा का जो ग्रॉस ईयर होगा, यानी सकल वर्षों की संख्या, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन, आधा हर मतलब उसमें माह में वो 15 दिन का है। जैसे कि मान लो 22 वर्ष 7 माह काम किया तो उसको 23 मानेंगे। कल इसके बारे में चर्चा हुआ था। औसत वेतन अंतिम पूर्ण माह के रूप में होगा, उनके आधार पर ज्ञात किया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सैलरी से आपका क्या कॉन्सेप्ट है, वेतन से आए, तो इसमें वेतन, मजदूरी, कर योग्य भत्ते, किराया मुक्त मकान, अनुलाभ या यात्रा सहायता जो भी आपको मिल रहा है उसके सहयोग से हो रहा है, वो सब आप यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, स्वैच्छिक के लिए तो विशेष नहीं है, ये अपन ने बात की है, उसमें 5 लाख रुपए तक का है, कर मुक्त होगा। यदि मान लीजिए कोई कर्मचारी जो है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार से जॉब से रिटायरमेंट होता है, तो यदि किसी सार्वजनिक उपक्रम या अन्य कंपनी या केंद्र या प्राथमिक विधान के द्वारा या इसके अंतर्गत गठित कोई संस्थान है और स्थानीय सत्ता है, सहकारी समिति है या विश्वविद्यालय है, तकनीकी संस्थान है या केंद्र है, अथवा राज्य सरकार का कोई कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से अपने पद से कार्यमुक्त होना चाहता है, अर्थात वह वीआरएस लेता हो, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको कि कहते हैं, स्वेच्छा के आधार पर रिटायरमेंट प्राप्त करता है, तो यहाँ पर उसको स्वेच्छा से रिटायरमेंट होने के बदले में उसको जो राशि प्राप्त राशि होती है उसमें 5 लाख रुपए तक कर मुक्त होगा। ये ध्यान रखेंगे, 5 लाख रुपए तक का कर मुक्त होगा। और ये राशि जो है तभी कर मुक्त होगी जब ऐसा अवकाश ग्रहण केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत किया गया है या कंपनी के कर्मचारियों को भी छूट मिल सकती है यदि इस योजना का अनुमोदन कमीशन के द्वारा किया गया हो तो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब अवकाश ग्रहण करने पर कर योग्य आय की गणना जब आपको करनी है तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको चार्ट थोड़ा सा फ्रेमवर्क बता देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो आप ना करें या उसको मालूम होगा, उसमें आप देखते चले जाएं कि क्या क्या चीजें आपको लेनी है। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी ब्रीफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप नोट कर लीजिए। वैसे आप फाइनल ईयर में जब आपको पढ़ा होगा तो समय आपको बताएंगे कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसकी कर योग्य आय की गणना वेतन से आय के प्रावधान और नियमों के अनुसार से की जाती है या की जाएगी। और सेवानिवृत्ति के पूर्व, यानी कि वो उसके रिटायरमेंट के पूर्व, ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल, हाँ इसमें ये होगा 1 अप्रैल
2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि में उसके जो वेतन है, भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, अवकाश ग्रहण है और उनकी प्राप्तियों पेंशन, इसकी गणना कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए किया जाएगा। तो इसका विवरण जो है स्टेटमेंट आप जब बनाएंगे तो उस समय आपको ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले तो उसकी बेसिक सैलरी, ठीक है, मूल वेतन। मैं छोटा सा आपको बता रहा हूँ, बात अच्छे तरीके से कर लेंगे या नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि नोट इसका फ्रेमवर्क बनवाना फिर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, मूल वेतन, बेसिक सैलरी, ठीक है। अब बेसिक सैलरी कहां से कहां तक के लिए होगी, 1 अप्रैल से आपको 21 मार्च तक का देखना है, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। फिर दूसरा आप आ जाएंगे, जो हम कैलकुलेशन जैसे करते हैं हम वैसे ही करते रहना है, बस मैं थोड़ा सा जो अभी का जो है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सेवारत होने की अवधि में उसको भत्ता, बोनस, कमीशन, ठीक है, भत्ता है, बोनस है, कमीशन आप लेंगे, ठीक है, डीए है, महंगाई भत्ता है, ठीक है। सेवानिवृत्ति के पूर्व यदि उसको किसी भी प्रकार से कोई सुविधा मिल रही है, अनुदान मिल रहा है, ठीक है, सुविधाएं, अनुदान, ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ा सा अभी यदि आप बोल गए होंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, इसके लिए जो रूल है उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्राप्त ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी का देखेंगे, जो भी अभी हमने किया था, ग्रेजुएटी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे इसमें अर्जित अवकाश, अर्जित अवकाश, ठीक है। मैं हेड के अनुसार से आपको शॉर्ट कर रहा हूँ भाई, कैलकुलेशन का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका पेंशन, ठीक है, अब ये सब हेड है, इसके अंतर्गत आप अलग अलग कर सकते हैं उसको, है ना। मकान किराया, ठीक है, और अन्य यदि कोई प्राप्ति हुई होगी, अन्य कोई प्राप्तियां, अब यहाँ पर देखिए कि हमने इन पॉइंटों पर चर्चा की है, ग्रेजुएटी, अर्जित अवकाश, पेंशन, ठीक है, ये मुख्य 3 पॉइंट, और प्रोविडेंट फंड पर भी हमने बात किया था कि क्या क्या होगा, ठीक है। और सेवानिवृत्ति, यहाँ पर एक चीज छूट गई है आपकी, सेवानिवृत्ति, ठीक है, अन्य कोई प्राप्तियां, तो आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर क्षतिपूर्ति की राशि आप आ जाएगा, तो यहाँ आप कर लीजिए, एक पॉइंट और जोड़ देंगे, अर्जित अवकाश ग्रेजुएटी है, यहीं पर एक पॉइंट जोड़ लीजिए, इसको 6 पॉइंट पे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, 7 पॉइंट हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 11। तो इन सब चीजों पे हमने चर्चा किया, उसके आधार पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सकल वेतन आ जाएगा आपका, ये जो भी टोटल होगा ये ग्रॉस सैलरी होगी, सकल वेतन, इसके बाद इसमें आप कटौती दो दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस करोगे कटौतियां, आपका 16/1, 16/2, 16/3, ठीक, राशि को निकालेंगे वो कर्मयोग्य वेतन। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया,
ग्रेजुइटी, अर्जित अवकाश का वेतन, एकमुश्त पेंशन, क्षतिपूर्ति, इसकी जब गणना के लिए पूर्व में जो भी दिया गया जो नियम और प्रक्रिया है उसको आपको अपनाना है। तो जो भी प्रक्रियाएं होंगी इसमें उसको आपको ध्यान में रखकर आपको तैयार करना। तो चलिए इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये बनाते समय ये फॉर्मेट मैंने आपको याद दिलाने के लिए किया है, हालांकि ये आप पढ़ चुके हैं, फाइनल ईयर में आपने अंदर पढ़ा होगा, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में होगा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आपको मालूम है। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। श्री सूरज प्रसाद मेहरा, क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। देखिए, श्री सूरज प्रसाद मेहरा जो कि ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो कि ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, मिस्टर सूरज प्रसाद मेहरा who is not covered by the payment of gratuity act 1972 1 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुए, रिटायरमेंट ऑन 1 जनवरी 2020, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी आय के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। The following information is available for the year ending 31st March 2020. वेतन 24,000 रुपए प्रति माह, वेतन 24,000 रुपए प्रति माह, सैलरी 24,000 रुपीज पर मंथ, महंगाई भत्ता 5,000 रुपए प्रति माह, वेयरनेस अलाउंसेस 5,000 रुपीज पर मंथ, वेयरनेस अलाउंसेस 5,000 रुपीज पर मंथ, बोनस 2 माह का वेतन,
अग्रिम वेतन 2 माह का दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को लिया एडवांस सैलरी टेकन on 1st October 2019 for 2 months अपने निवास गृह तक जाने का यात्रा व्यय 10,000 रुपए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू रीच नेटिव प्लेस 10,000 रुपीज, बीस वर्षों के पूर्ण सेवा काल के पश्चात 1 जनवरी 2020 को उन्होंने अवकाश ले लिया। ग्रेजुएटी के 3,45,000 रुपए उन्हें मिले। उनका मासिक वेतन 24,000 रुपए था। He was retired on 1st January 2020 after 20 years service and received 3,45,000 rupees as gratuity. His average monthly salary was 24,000 rupees. पेंशन 8,200 रुपए मासिक स्वीकार हुई। पेंशन 8,200 रुपए मासिक। मैं चले जाऊंगी अकेले। Pension was determined 8,200 rupees per month. उन्हें अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड के अंतिम भुगतान में प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के अंतिम भुगतान में 2,20,000 रुपए ब्रैकेट में करेंगे 90,000 रुपए सहित प्राप्त हुए। इस फंड में उनका तथा नियोक्ता का अंशदान समान है। समान अंशदान है यानी 50-50%। ठीक है, ये समझने के लिए लिख रहा हूं 50% है ना।
he received 2,20,000 rupees, including interest 90,000 from unrecognized provident fund. He and his employer